नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी को गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है छात्रों बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए है। और इसमें अपन आज ध्रुवित गोले के कारण विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जब भी अपन कोई द्विध्रुव अपन काम में लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने को पता है। तो यह माना कि अपन एक r त्रिज्या का गोला है जो कि z दिशा में ध्रुवित है। एकाक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण या ध्रुवण का मान p है, जिसकी की यूनिट अपन जानते हैं कि कूलाम प्रति वर्ग मीटर के द्वारा अपन बता सकते हैं। ध्रुवित गोले के द्विध्रुव आघूर्ण को या ध्रुवित गोले के कारण विभव या विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए सर्वप्रथम हम ध्रुवित जो गोला है उसके सतह पर पृष्ठ घनत्व का मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे और उस पृष्ठ घनत्व की सहायता से आगे की अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ अपन ने, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है और z दिशा में ये ध्रुवित हो रहा है और इसको अपन जो एरो की डायरेक्शन है उससे अपन ने इसको शो किया है। प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालने के लिए इस ध्रुवित गोले में हम ध्रुवण P के समांतर एक बेलन की कल्पना करते हैं, जैसे कि मैंने डैश करके यहाँ साइड में बताया है। और ये जो काल्पनिक बेलन है इसके जो सतह हैं उसका सतह का क्षेत्रफल अपन ने माना कि डेल्टा A है, जो A और B को शो करता है। A सतह पर सतह के क्षेत्रफल का जो एकांक सदिश है वो इस P से जो अपन ने द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन लिया है या ध्रुवण लिया है, इससे थीटा एंगल वो बनाता है। P ध्रुवण के कारण इस बेलन के सिरों पे A तथा B पर जो विद्युत क्षेत्र का स्थिति विद्युत B पे स्थित जो क्षेत्रफल है डेल्टा है, उस पे विद्युत आवेश का मान अपन कह सकते हैं P डेल्टा S कॉस थीटा होगा, क्योंकि डेल्टा S का P डायरेक्शन के अंदर अगर अपन घटक लेंगे तो वो अपने को डेल्टा A कॉस थीटा मिलेगा। और अपन जानते हैं कि प्रति वर्ग मीटर जो आवेश है उसका मान कैपिटल P के द्वारा अपन ऊपर डिसाइड कर चुके हैं। इसलिए इस कैपिटल P को इस डेल्टा A कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस गोले, ये जो बेलन लिया है, इसके सतह का क्षेत्रफल अपने को मिल जाएगा, सतह के क्षेत्रफल का आवेश अपने को मिल जाएगा। तो ऊपर A बिंदु पे जो आवेश का मान है, विद्युत आवेश का मान, वो P डेल A कोस थीटा, और B बिंदु पे जो आवेश का मान है वो होगा माइनस P डेल A कोस थीटा से अपन बता सकते हैं, जहाँ P के अनुदिश क्षेत्रफल डेल्टा A का घटक डेल्टा A कॉस थीटा है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसलिए बेलन के सिरों पे पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान निकालें तो आवेश का मान अपने को पता है P डेल A कॉस थीटा, प्लस माइनस में ऊपर लेंगे तो प्लस, नीचे लेंगे तो माइनस, और उसको अपन ने क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया सतह के, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा अपने पास, आप पृष्ठीय आवेश घनत्व बेलन पे। चूँकि गोला जो है एक समान रूप से ध्रुवित है, इसलिए ऊपरी जो गोलार्ध में z अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए गोले के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर जो पृष्ठ घनत्व का मान होगा वो P cos थीटा होगा। और अपन जानते हैं कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, और चाप का मान निकालेंगे तो वो r d थीटा आएगा, जैसे कि यहाँ मैंने शो भी किया है। और ऊपर जो है कुछ उत्तरी गोलार्ध को बताने के लिए दो लाइनें भी खींची है। अतः इस ऊपरी गोलार्ध में जो गोलार्ध में आवेश का कुल आवेश की मात्रा निकालें तो अपन जानते हैं जो थीटा एंगल है वो छात्रों 0 से पाई तक हो सकता है। यहाँ पे तो ऊपरी गोलार्ध का बात कर रहे हैं तो ऊपर 0 से π/2 ऊपर चला जाएगा और नीचे भी 0 से π/2 नीचे आ जाएगा। तो इसलिए अपन ने कुल आवेश की मात्रा निकालने के लिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 और 2πr जो परिधि होती है तो r की जगह यहाँ आ जाएगा r sin थीटा, और जो मोटाई है इसकी उसको अपन पहले निकाल चुके हैं r d थीटा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए ये अपने पास क्षेत्रफल आ गया। और पृष्ठीय आवेश घनत्व अपन निकाल चुके हैं, जिसका एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ पर जो आवेश है उसका मान P cos थीटा है। इसलिए इस पूरे क्षेत्रफल पर कितना होगा, इसको P cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल ऊपरी गोलार्ध के लिए निकाल रहे हैं इसलिए इंटीग्रेशन ले लिया। और इसको अपन ने सॉल्व करेंगे अपन, तो अपन यह जानते हैं कि 2 sin थीटा cos थीटा आ रहा है, जो कि sin 2 थीटा के बराबर होता है। बाकी कांस्टेंट राशियों को अपन ने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के समीकरण 2 प्राप्त कर ली कि ऊपरी गोलार्ध में जो आवेश की मात्रा है वो πp r² होगी। इसी तरह से निचली गोलार्ध के अंदर भी अगर आवेश की मात्रा निकालेंगे अपन
तो उसका मान -π/p r² मिलेगा अपने को। तो ये अपने पास स्पष्ट आवेश घनत्व से अपन आवेश निकाल लिया। अब अपन ध्रुवित गोले की तुल्यता देखते हैं कि कैपिटल R त्रिज्या के जो ध्रुवित गोले को परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित कैपिटल R त्रिज्या के दो पृथक गोलों के अतिव्यापन से बना हुआ हम मान सकते हैं, जिन पर आयतन आवेश घनत्व का मान P/ΔA के द्वारा हम बता सकते हैं और उनके केंद्र परस्पर अल्प दूरी ΔZ पर स्थित मान सकते हैं। मतलब यहाँ अपन ने, मैं बता दूं मोटे रूप से, कि दो गोलार्ध अपन कंसिडर कर रहे हैं, एक तो ऊपरी गोलार्ध, एक निचला गोला है। तो अपन अलग अलग मान लेते हैं यहाँ पे, और दोनों के बीच का जो सेंटर्स हैं, दोनों के सेंटर्स, उनके बीच की डिस्टेंस मान लिया है कि वो माना कि ΔZ दूरी पर बैठे हुए हैं। इसलिए आयतन आवेश घनत्व का मान P/ΔZ के द्वारा अपन बता सकते हैं। और इस केस के अंदर चूंकि आयतन होगा 4/3 πr³, तो इस पर टोटल आवेश का मान जो है 4/3 πr³ P/ΔZ होगा ऊपरी गोलार्ध में, और निचले गोलार्ध में यही मान माइनस में आ जाएगा। तो इस गोलार्धों के अतिव्यापन वाले भाग में नेट आवेश का मान 0 हो सकते हैं, क्योंकि अतिव्यापन हो गया इतना, प्लस ऊपर जितना आवेश है ऊपरी गोलार्ध में उतना ही नीचे है, तो टोटल 0 आ गया। परंतु गोले के ऊपरी गोलार्ध में धनावेश और निचले गोलार्ध में ऋण आवेश को अपन बता सकते हैं, जिसकी एक पतली परत बनती है। उस पतली परत को यहाँ अपन इस चित्र 16 के अंदर बताया है अपन ने कि धनावेश ऊपर को बता रहा है, प्लस से बताया है, और इसको निचले गोलार्ध में ऋण आवेश को अपन ने माइनस से बताया। जेड अक्ष से कौन बन, अब अपन ये सिद्ध करने के लिए कि ध्रुवित गोला उपरोक्त दोनों विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित गोलों के तुल्य है, इसके लिए हम क्या करते हैं, आवेश की पतली परतों में कुछ परतों में पृष्ठ आवेश घनत्व का मान हम ज्ञात करते हैं कि कितना आ रहा है। इस केस में सबसे पहले अपन ने ये देखा है कि बेलनाकार जो कॉलम लिया था उसका जो आयतन है ΔA cos थीटा, और उसको यहाँ इसमें ΔZ से मल्टीप्लाई कर दिया तो आयतन हो गया क्षेत्रफल को। तो चूंकि गोले में आयतन आवेश घनत्व का मान P/ΔZ है, इसलिए धन आवेशित परत पर स्थित बेलनाकार कॉलम में कुल आवेशों की मात्रा का मान जो है ΔA cos थीटा ΔZ मल्टीप्लाई बाय P/ΔZ। इसको सोल्व करेंगे तो ये P/ΔA cos थीटा आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं छात्रों कि धन आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान जो है ΔA का फिर डिवाइड कर दिया तो P cos थीटा आ जाता है। इसी प्रकार से हम ऋण आवेश वाले परत पे उपस्थित आवेश का मान भी निकाल सकते हैं, जिसको अपन आवेश घनत्व कह रहे हैं। उसका मान क्या हो जाएगा, -P cos थीटा, और यह डिस्टेंस बताइए ΔZ, डायग्राम में देखोगे तो आप। अब अपन ये कह सकते हैं कि जेड अक्ष के समांतर P ध्रुवण वाला ध्रुवित गोला P/ΔZ आयतन आवेश घनत्व वाले विपरीत आवेशों से आवेशीय पृथक गोलों के समतुल्य होता है। ऐसा यहाँ सिद्ध भी कर सकते हैं, और इसे सिद्ध करने के लिए ऊपर की सारी बातें अपने को बतानी पड़ेगी। दोनों गोलों में आवेश का समान रूप से वितरण होने के कारण उनके ऊपर जो कुल आवेश है वो प्लस में ऊपरी गोलार्ध के लिए 4/3 πr³ P/ΔZ, और नीचे में माइनस आ जाएगा ये वैल्यू, ये केंद्रित माने जा सकते हैं हम। इन आवेशों के केंद्र चूंकि ΔZ से दूरी पे हैं, इसलिए ये दोनों मिलकर अपने एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। यहाँ पे जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो C1 C2 के द्वारा बताया है। C1 ऊपर वाले धन के कारण केंद्र मान लिया, और C2 जो है नीचे वाले जो नीचे का गोलार्ध है उसके कारण जो सेंटर है उसको बताया है अपन ने C2। अतः ध्रुवित गोले का जो इसका मान, ध्रुवित गोले का द्विध्रुव आघूर्ण निकाला, और द्विध्रुव आघूर्ण का अपन जानते हैं आवेश इंटू डिस्टेंस, तो आवेश का मान रख दिया, डिस्टेंस दोनों के बीच में ΔZ है, इससे अपने को समीकरण 3 प्राप्त हो जाती है। अतः अब अपन ध्रुवित गोले का द्विध्रुव आघूर्ण गोले के अंदर स्थित सभी ध्रुवीय अणु या परमाणुओं के द्विध्रुव अणुओं के कुल योग के बराबर होता है, ऐसा अपन इससे बता सकते हैं। अब अपन विद्युत क्षेत्र विभव की गणना करते हैं, और ये गणना सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ ए पार्ट में बताया है कि ध्रुवित जो गोला है उसके बाहर अगर कोई स्थित बिंदु है उस पर कितना तो विभव होगा, कितना जो है विद्युत तीव्रता अपने को मिलेगी। तो हम ये पहले सिद्ध कर चुके हैं कि ध्रुवित जो गोला है P द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव के समान ही व्यवहार करता है। इसलिए जो पहले अपन ने द्विध्रुव आघूर्ण के जो फार्मूले काम में लिए थे छात्रों, आपको ध्यान है, तो उन्हीं फार्मूलों को अपन ने यहाँ रिपीट लिया, उनका यूज़ लिया है। और उसमें अपन ने बताया था विभव का मान इस समीकरण 3 से बता रहे हैं अपन, V = P cos थीटा,
अपॉन 4πε0r²। समीकरण 3 में पी का मान रख देंगे तो समीकरण 4 मिल जाती है। आर थीटा निर्देशांक वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर अपन निकालेंगे तो अपन पहले देख चुके हैं कि ई आर इजिकल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। तो ऊपर जो समीकरण 4 है उसकी वैल्यू रख के उसका अवकलन कर लिया आर के रेस्पेक्ट में, तो समीकरण 5 मिल जाती है। इसी प्रकार ई थीटा का मान निकालेंगे जिसको अपन -1 अपॉन आर डी वी अपॉन डेल थीटा से बता सकते हैं। वी का मान रख दिया और उसका अवकलन कर लिया तो अपने को समीकरण 6 और 7 अपने को मिल सकती है। समीकरण 7 कुल तीव्रता बताती है जो आर और थीटा के निर्देशांक वाले बिंदु पर होगी। तो इसी तरह से ध्रुवित गोले के पृष्ठ पर, अब ये तो निकाला अपन ने, विभव भी निकाल लिया इसमें, और क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल ली। गोले के, ध्रुवित गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पे अगर वही गोला बिंदु जो है ध्रुवित गोले के पृष्ठ पर उपस्थित है तो पृष्ठ पर उपस्थित हो तो अपन कह सकते हैं स्मॉल आर इजिकल टू कैपिटल आर होता है पृष्ठ पे। तो जहाँ जहाँ स्मॉल आर है वहाँ कैपिटल आर रख देंगे अपन, तो अपने को समीकरण 8 मिल जाएगी। और आर कैपिटल आर कॉस थीटा को अपन जेड मान सकते हैं, समीकरण के ऊपर काम में ले ली 4, 5, 6 को। तो इस तरह समीकरण 8 और 9 और 10 अपने को मिल जाती है पृष्ठ की सतह पे। अब बात आती है कि अपन ने ध्रुवित गोले के बाहरी सतह पे निकाल लिया, पृष्ठ पे निकाल लिया। अब तीसरा आता है ध्रुवित गोले के अंदर कोई बिंदु स्थित है तो उस पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव होगा। इसके बारे में मैं बता दूँ चाहता हूँ, चूँकि ध्रुवित गोले के अंदर जो नेट आवेश है, क्योंकि जितना प्लस था जितना माइनस है दोनों मिलकर शून्य होता है, इसलिए ध्रुवित गोले के अंदर विभव लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। और जब विभव या लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है तो उसके लिए अपन लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर वी इजिकल टू 0 और आर इजिकल टू आर पे वी आर का मान अपने को पता है। पृष्ठ वी का मान केवल जेड निर्देशांक पे निर्भर करता है जैसा कि अपन देख रहे हैं, अतः यही निर्भरता अंदर भी होनी चाहिए। इस प्रकार वी इजिकल टू सी जेड लाप्लास समीकरण का एक हल है जो सीमांत मान को भी संतुष्ट करता है, जबकि सी का मान अपन पहले निकाल चुके हैं P/3 एप्सिलॉन नोट के द्वारा अपन बता सकते हैं। इसलिए ध्रुवित गोले के अंदर विभव समीकरण 11 से बताया जाएगा। और इसी वजह से गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है, चूंकि एक्स और वाई डायरेक्शन में 0, जेड डायरेक्शन के अंदर अपन माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड से निकाल सकते हैं। वी की वैल्यू रख देंगे समीकरण 11 से तो अपने पास समीकरण 12 आ जाएगी। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो चित्र 17 है इसमें ध्रुवित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान नियत बताया जाता है और इसकी दिशा ध्रुवन पी के विपरीत होती है, जैसा कि मैंने बताया चित्र 17 ये बात बता रहा है। और ये विद्युत बल रेखाएं जो है बताई जा रही है इसके अंदर। इसी प्रकार अपन इसमें एक और टॉपिक यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि सम विद्युत क्षेत्र में जो स्थित पराविद्युत गोले के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा। समान रूप से विद्युत क्षेत्र में अगर कोई पराविद्युत गोला रखा हुआ है तो उसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो देखो छात्रों, जो चीज़ें अपन ने पहले निकाली हुई हैं उसी चीज़ों को अपन यहाँ रिपीट करेंगे। पराविद्युत गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसको अपन डिफाइन करने के लिए माना कि कोई अपने पास सम विद्युत क्षेत्र है E0 में कैपिटल R त्रिज्या तथा एप्सिलॉन R पराविद्युतांक का एक समांगीय समदेशिक पराविद्युत गोला रखा हुआ है। निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु के केंद्र पर जेड अक्ष जो मान जो है विद्युत क्षेत्र E0 की दिशा के अनुदिश लेते हैं, जैसा कि अपन ने चित्र 18 को यहाँ बताया है। जब भी पराविद्युत गोले पर जेड दिशा में सम विद्युत क्षेत्र E0 लगाते हैं तो पराविद्युत गोले में जेड दिशा के अनुदिश ध्रुवन P जो है वो प्रेरित हो जाता है, जो गोले के बाहर तथा अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिवर्तित कर देता है। परंतु पराविद्युत गोले से बहुत दूर विद्युत क्षेत्र का मान लगभग E0 के बराबर हो जाता है। इसलिए अब पराविद्युत गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान अगर अपन निकालें तो ये दो तरह से हो गया। एक तो पराविद्युत गोले के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र हो गया E इनपुट और एक आरोपित विद्युत क्षेत्र E0। तो इसलिए टोटल मान E इनपुट जो है वो EP, एक EP है। EP क्या है, विद्युत ये ध्रुवन प्रेरित ध्रुवन P के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को बता रहे हैं। तो इससे अपने को समीकरण 1 मिल जाती है। यहाँ अपन समीकरण जो पिछला जो अपन ने टॉपिक किया है जिसमें समीकरण 12 जो अपन ने काम में ली थी उससे समीकरण 2 को अपन लिख सकते हैं। इसको ऊपर काम में लेंगे तो समीकरण 3 मिल जाती है। ऊपर मतलब समीकरण 1 में हम जानते हैं कि पराविद्युत प्रेरित ध्रुवन P विद्युत क्षेत्र E इनपुट IN के अनुपाती होता है और इसलिए जिसका मान अपन जो है निकाल के
कर चुके हैं अपन, तो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट x E9 के रूप में बता सकते हैं। लेकिन परावैद्युत की विद्युत प्रवृत्ति जो मान है, जिसको अपन कह सकते हैं कि चाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन r-1 के द्वारा बताया जाता है, और इसका वैल्यूज़ अगर काम में लें तो समीकरण 4 अपने को प्राप्त होती है। समीकरण 4 से P का मान समीकरण 3 में रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 5 अपने को मिल जाती है। चूँकि परावैद्युत के लिए जो परावैद्युतांक एप्सिलॉन r का मान जो है सदैव 1 से अधिक होता है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि एप्सिलॉन r इज़ ग्रेटर देन 1। और इसको अगर अपन काम में लें तो समीकरण 5 से EIN का मान अपन समीकरण 4 में रखें तो अपने को समीकरण 6 मिल सकती है। ये जो समीकरण 6 है बच्चों, यह परावैद्युत में ध्रुवन P भी आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रेरित होता है। अब परावैद्युत गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र देखें तो E आउटपुट को अपन कैसे बता सकते हैं, E0 प्लस E डैश। E डैश क्या है, ये जो आरोपित विद्युत क्षेत्र है E0 तथा ध्रुवित गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E डैश के सदिश योग के बराबर को E आउटपुट बता रहे हैं अपन विद्युत क्षेत्र। किसी P ध्रुवन वाले गोले के बाहर r थीटा निर्देशांक वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अपन ने पिछले टॉपिक में की है, उसी के अनुसार अपन E डैश का मान लिख सकते हैं, जो कि समीकरण 8 9 मिलेगी, और समीकरण 6 को अगर 9 में रख देंगे अपन तो समीकरण 10 अपने को प्राप्त हो जाएगी, जो कि E आउटपुट कहलाएगी। इस प्रकार से अपन ने ये परावैद्युत गोले के बाहर कितना विद्युत क्षेत्र होगा जब परावैद्युत गोला कोई सम विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, तो उसकी कैलकुलेशन करके मैथमेटिकल निकाल के अपन समझ सकते हैं, बता सकते हैं। इसके जो नोट्स हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल गए होंगे या इसमें, और वीडियो देख के आप इसको समझ सकते हो। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट टाइम पे अपन दूसरा टॉपिक तय करेंगे।